हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे बच्चों 12th क्लास की फिजिक्स है। चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस, इसके दो लेक्चर हैं जो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं, जिसमें क्या बताया गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे कैपेसिटेंस। तो मेन टॉपिक आपका है आज के लेक्चर का कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस आपको मैं इस तरीके से समझाता हूं, ये थोड़ा सा समझना। कैपेसिटर है एंड कैपेसिटेंस। आपने एक वर्ड पढ़ा होगा, रजिस्टर एंड रेजिस्टेंस, 10th क्लास में। बस इसी से कंपेयर करिए थोड़ा सा। रेजिस्टेंस क्या था आपका? एक सिंपली डिवाइस था जिसका सिंबल रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होती थी। रेजिस्टेंस क्या थी? उसकी प्रॉपर्टी थी अपोज करने की। ठीक है, रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी क्या थी? अपोज करने के लिए। अब यहाँ पे आइए, इसकी बात करते हैं। कैपेसिटर, कैपेसिटर का जो सिंबल है वो इस तरह से है बच्चों, दो पैरेलल प्लेट। ठीक है, और जो इसका रिप्रेजेंटेशन है, जैसे रेजिस्टेंस का क्या था? आर था, तो कैपेसिटेंस का क्या है? सी है। किससे रिप्रेजेंट होता है? सी से होता है। अब और चीज समझिए, इसकी एसआई यूनिट की बात करी जाए तो इसकी एसआई यूनिट होती है आपकी फैराडे, लेकिन ये बहुत हाई क्वांटिटी होती है, तो जो आप यूज कर रहे हो तो वो आपको पता कैसा मिलेगा लिखा हुआ? 1 माइक्रो फैराडे। इसका मतलब है 10 to the power -6 फैराडे। 1 पिको फैराडे, इसका मीनिंग होता है 10 to the power -12 फैराडे। ठीक है, ज्यादातर ये मिलेंगे आपको यूज करने के लिए, लेकिन याद रखना एसआई यूनिट क्या है? फैराडे ही है। अब सुनिए कैपेसिटेंस। रेजिस्टेंस पे आते हैं, फिर से रेजिस्टेंस पे आते हैं। इसमें क्या होता था? हमारा करंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था? वोल्टेज के। जैसे जैसे हम वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे, ध्यान से देखना, वोल्टेज को इंक्रीज करते थे, क्या बढ़ता जाता था? करंट। यानी कि करंट भी क्या होता जाता था? इंक्रीज हो जाता था। सेम कंसेप्ट इस पे है। जैसे जैसे हम वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज वर्ड नहीं बोल के थोड़ा अलग वर्ड बोलते हैं। जैसे जैसे हम चार्जेस को इंक्रीज करेंगे, यानी कैपेसिटर प्लेट पर जैसे जैसे चार्जेस लाएंगे, क्या बढ़ता जाएगा आपके लिए? पोटेंशियल। क्या इंक्रीज होता चला जाएगा? पोटेंशियल। तो मीनिंग क्या हो गया? Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है यहाँ पे V के। जैसे यहाँ पे आप सिंपली बोल देते थे क्या V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जैसे जैसे आप पोटेंशियल बढ़ाओगे करंट बढ़ता चला जाता था, तो यहाँ पे क्या हो जाता है? Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अब Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V का मतलब समझिए, बस यही है आपके लिए। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटा के लिख देते हैं हम C, और C इक्वल टू हो जाता है Q अपॉन V। C ही क्या है आपका? कैपेसिटेंस। SI यूनिट क्या है? फैराडे। SI यूनिट क्या हो जाती है इसकी? फैराडे। और यही क्या है? कैपेसिटेंस। यही मेन फंडा था जो आपको समझना था। अब इसकी डेफिनेशंस की बात करी जाए तो क्या हो जाएगी? जो हम चार्जेस प्रोवाइड कराते हैं तो क्या डेवलप्ड होता है, या कह सकते हैं इट इज द रेशियो ऑफ चार्जेस प्रोवाइडेड डेवलप्ड डिवाइडेड बाय द पोटेंशियल। यानी कि चार्जेस डिवाइडेड बाय द पोटेंशियल क्या हो गया आपके लिए? कैपेसिटेंस हो गया। जैसे इसमें R इक्वल टू क्या हो जाता था? V अपॉन I। लेकिन अब एक छोटी सी चीज याद रखनी चाहिए, R आपका वोल्टेज करंट पे डिपेंड होता था? नहीं। किस पर डिपेंड होता था? R इक्वल टू होता था रो L अपॉन A। वैसे ही C जो डिपेंड करता है, C भी डिपेंड करता है बच्चों शेप, साइज एंड कॉन्फ़िगरेशन। शेप, साइज एंड कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन मतलब उसकी बनावट, या आप कह सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट। ड्राइव करेंगे अभी हम, उसकी दिक्कत मत लीजिए, क्या करेंगे? ड्राइव करेंगे। ठीक है, तो ये C इस पर डिपेंड नहीं करेगा, ये सिर्फ किस पर डिपेंड करेगा? शेप क्या होती है इसकी, साइज क्या होता है, या दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस कितना होता है। ये सिंबल है। अब इसके आगे देखिए, समझने की कोशिश करिएगा। ये क्लियर हो गया? रेजिस्टेंस क्या करता है? बेसिकली अपोज करता है। ये क्या करता है? अपोज। तो कैपेसिटर क्या करता है? रियलिटी में काम क्या है इसका? अगर मैं आपसे कहूं दो करंट है हमारे पास, आपको भी पता है, एक AC है, एक DC है, तो किसको अलाउ करेगा कैपेसिटर और किसको स्टोर करेगा? किसको अलाउ करेगा, किसको स्टोर करेगा? कैपेसिटर।
अलाउ एसी, यानी कि एसी को ये जाने देगा, ठीक है, एसी को ये जाने देता है। लेकिन कैपेसिटर डीसी को क्या करता है? कैपेसिटर प्रिवेंट डीसी, अलाउ एसी एंड प्रिवेंट डीसी, यानी कि डायरेक्ट करंट को बच्चों रोक देता है और एसी को जाने देता है। ये सिंपल से पॉइंट है, एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता दिया है, और ज्यादा इसमें ऐसे कोई बात है भी नहीं। डस्टर तो हमने यही रखा है। ये चीज समझ में आ गई होगी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसके लिए, तो जल्दी से फिर इसे नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हमने कह दिया एक सिंपल सा वर्ड, कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है। अब हमें ड्राइव भी तो करना पड़ेगा, तो अब हम निकालेंगे कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, यानी कैपेसिटेंस होता क्या है कैपेसिटर का। जैसे आर रेजिस्टेंस क्या होता था, रो एल अपॉन ए, सेम उसी भाव से। तो अब इसको समझिएगा क्या है। ये कैपेसिटर की प्लेट है, ठीक है, बेसिकली एक बैटरी से कनेक्ट होती है, तो इस पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्जेस आ जाता है, इस पे क्या आता है, नेगेटिव चार्ज। आप कहोगे कैसे आ गया, लीजिए ये बैटरी है, अब तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये आया भी सक है, लेकिन डोंट वरी, इसका कोई रोल नहीं है, आपको ये बता दिया C = Q अपॉन V, पे कोई काम ही नहीं है इस चीज के लिए, ठीक है ना। लेकिन हाँ, ड्राइव करने के लिए इसकी रिक्वायरमेंट होती है बच्चों। क्यों होती है समझिएगा। इसका मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट्स है तो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है तो पॉजिटिव, यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव होगा। और बताइए नेगेटिव होने का मीनिंग क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस पॉइंट से इस पॉइंट जाएंगे, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएंगी E। अब सपोज हमने यहां से लेके यहां तक के प्लेट्स का डिस्टेंस मान लिया D, हमें क्या निकालना है, C = Q अपॉन V। देखिए कैपिटल Q लिखिए, स्मॉल q, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक ही वर्ड लिखेगा। हमें Q की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, Q रहेगी। हाँ, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो आप सोचोगे कौन सी वैल्यू रखी जाए, यहाँ पे ऐसा कोई पैटर्न नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात होगी, ठीक है। बात आती है पोटेंशियल, पोटेंशियल कैसे निकालेंगे। देखिए पोटेंशियल के लिए सिंपल सा पॉइंट है, अब यहाँ पे आपको फॉर्मूला बता देते हैं थोड़ा सा। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में एक रिलेशन होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या होता है, एक छोटी सी रिलेशन होती है। क्या होती है रिलेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू पोटेंशियल डिवाइडेड बाई लेंथ, ठीक है। याद रखना, पोटेंशियल डिवाइडेड बाई लेंथ को एक वर्ड और बोल देते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है बच्चों, पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब होता है कि पोटेंशियल अलोंग द लेंथ चेंज हो रहा है। तो ये एक रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल की। हमें क्या चाहिए, पोटेंशियल चाहिए, तो बताइए पोटेंशियल इक्वल टू क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एल। तो बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इसकी ई ही मानी है, लिख दिया ऊपर, लेकिन डिस्टेंस कितना माना है, डिस्टेंस तो ये है आपके लिए पूरा, तो V इक्वल टू क्या लिख दोगे, E इंटू डी। अब प्रॉब्लम आती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये डेरिवेशन हुआ था आपके फर्स्ट चैप्टर में, उसके लिए आपको बच्चों फर्स्ट चैप्टर के लेक्चर देखने होंगे, लेकिन हाँ फिर से फॉर्मूला एक्सप्लेन कर देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू कैपेसिटर प्लेट, बिटवीन टू कैपेसिटर प्लेट, वन इज पॉजिटिव चार्ज एंड अदर इज नेगेटिव चार्ज। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की बात क्या है, देखिए अगर आप कहीं भी, हमने कुछ नहीं लिखा तो बच्चे नॉट ही समझिएगा, पहली चीज तो कुछ भी नहीं लिखा है तो नॉट है, और लिख दिया है नॉट तो इसका मतलब नॉट है ही वो। इसका मीनिंग होता है फ्री स्पेस, यानी कि प्लेट के बीच में कुछ भी प्लेस नहीं है, सिंपली क्या है, या तो एयर है या फिर वैक्यूम है। ये चीज क्लियर है। अब देखिए इसे, तो ये क्या होता है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू कैपेसिटर प्लेट, वन इज पॉजिटिव अदर वन इज नेगेटिव। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू डी। अब एक और चीज, सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। इसे बच्चों इस तरह से समझिएगा, ये एक प्लेट एरी पॉजिटिव एक प्लेट एरी नेगेटिव, ठीक है। तो देखिए सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है सरफेस पे चार्जेस, किस पे चार्जेस, सरफेस पे, और सरफेस का एरिया कितना है A। तो यहाँ पे कैपेसिटर प्लेट का एरिया कितना है
ए। जो इस प्लेट का होगा वही सेम प्लेट का पैरेलल प्लेट्स होती है। तो सिग्मा इक्वल टू क्या हो गया, Q अपॉन ए। चार्जेस तो हमने बता रखे थे प्लेट्स पे कितने हैं, Q है। नेगेटिव पॉजिटिव की बात नहीं करनी, सिंपल चार्जेस, Q अपॉन ए। तो इसकी वैल्यू भी आप पुट कर सकते हो सिग्मा की, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। तो देखिए V निकाल लिया आपने, बस पुट करिए आंसर हो गया। कैसे, Q सिंपल, V की वैल्यू क्या है Q डी ए एप्सिलॉन नॉट, Q से Q कैंसिल, तो बताइए C इक्वल टू क्या हो गया, A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। A क्या है, एरिया ऑफ प्लेट, D क्या है, डिस्टेंस बिटवीन देम, एप्सिलॉन नॉट क्या है, इसको बच्चे आपको पता होगा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या कहते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, सॉरी 15 गलत लिख दिया, -12। यहां पे रखिएगा, सारा सॉल्व हो जाएगा। बस ध्यान है कि एरिया तो गिवन होगा ही होगा, या डी गिवन होगा, या फिर अगर ये सब चीजें दी गई है तो ये निकाला जाएगा, फिर ए या डी निकाला जाएगा। ये हो गया कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, जल्दी से इसे नोट करिए वीडियो को पॉज करके। अब देखिए फिर आते हैं आपके डाइलेक्ट्रिक्स। और एक और चीज, ये जो फॉर्मूला है बच्चों फ्री स्पेस का है, याद रखिए मैंने आपसे कहा या तो नॉट लगा दीजिए, या नहीं लगाते हो तो वो नॉट का है। इसका मतलब क्या है, कैपेसिटर प्लेट के बीच में हमने कोई भी मटेरियल इंसर्ट नहीं करा है, यानी कैपेसिटर प्लेट्स कैसी हैं, खाली हैं। अब मटेरियल्स की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, मटेरियल्स की। देखिए हम इस चैप्टर के अकॉर्डिंग बात करेंगे। एक आता है मेटल, एक आता है नॉन मेटल। एक क्या आएगा आपका मेटल, दूसरा क्या है नॉन मेटल। अब नॉन मेटल को क्या कह देते हैं, इंसुलेटर कह सकते हो। और याद रखिए इंसुलेटर को ही आप डाइलेक्ट्रिक कहोगे, डाई इलेक्ट्रिक। नॉन मेटल, इंसुलेटर, डाई इलेक्ट्रिक, तीनों चीजें सेम है। अब नॉन मेटल फिर से दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, पोलर, चलिए पहले हमने लिख दिया नॉन पोलर, तो नॉन पोलर, फिर पोलर। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, एक पोलर होते हैं, एक नॉन पोलर होते हैं। मेटल्स की बात क्या करनी है, मेटल्स की बात चलिए एक एक करके बताएंगे। अभी ये चीज क्लियर हो गया, मेटल्स हो गया, नॉन मेटल्स हो गया, नॉन मेटल्स में पोलर आएंगे, नॉन पोलर आएंगे। चलिए इसको यहां लिख देते हैं, क्यों, क्योंकि ये आपको समझना है। मेटल्स और नॉन मेटल में, नॉन मेटल आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, यही क्या है, डाइलेक्ट्रिक है। और यही क्या है, इंसुलेटर है। इसके पहला टाइप क्या आ जाता है, पोलर फॉर्म। पोलर मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हो, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कह सकते हो, क्योंकि कोई भी मटेरियल किससे मिलके बना है, पोलर एटम या नॉन पोलर से तो मिलके बना है। अब देखिए कैसे, पहले मेटल की बात करेंगे फिर समझिएगा अब आगे। मेटल, बेसिकली हम इन सारी चीजों की जो बात करेंगे ना, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड करेंगे, इन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या इफेक्ट होता है। देखिए कैसे, सबसे पहले लेते हैं मेटल को। मेटल्स के पीसेस में आपको पता होना चाहिए, अगर एक मेटल का पीस लिया है हमने, इसमें फ्री चार्जेस होते हैं, फ्री चार्जेस होते हैं, और यूनिफॉर्मली फ्री चार्जेस होते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। लेकिन जैसे ही यहाँ पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो, ध्यान से देख लीजिएगा, जैसे ही क्या करते हो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरफ पॉजिटिव और इस तरफ नेगेटिव। ध्यान से देखिएगा बच्चों, मैं अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बोल रहा हूं, ई नॉट। ये कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है, अप्लाइड। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक। तो पता है इसके फ्री चार्जेस अरेंज हो जाएंगे, कैसे अरेंज हो जाएंगे, इस तरफ नेगेटिव आ जाएंगे और इस तरफ पॉजिटिव आ जाएंगे। और इसकी वजह से ये भी तो अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे, जिसे बोलेंगे ई आई। ई आई मतलब इंड्यूस, कौन सी, ई आई मतलब इंड्यूस। तो क्या बोला हमने उसे, ई आई, इंड्यूस्ड
इलेक्ट्रिक फील्ड। इंड्यूस का मतलब क्या होता है, सिंपल मीनिंग है इंड्यूस का, उन्होंने खुद क्रिएट करी है, ठीक है। ये क्या हो गया, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर आपको एक सिंपल चीज बता रहा हूं, इसके अंदर मैंने बोला नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, कितनी, नेट। तो पता है वो नेट कितनी होती है, ध्यान से देखिए। ई नेट निकालने का पैटर्न क्या होता है, हम दे कितनी रहे हैं इसमें, ई नॉट, ये बना कितनी रहा है अपनी, ई आई। तो ये रखना ई नॉट और ई आई यहाँ पे इक्वल होते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, जीरो। यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ई नॉट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ई आई। डायरेक्शन तो अपोजिट है बिल्कुल, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या सेम है, जिसकी वजह से आपने पढ़ा होगा वैसे भी, इनसाइड द मेटल, इनसाइड द मेटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, वैसे भी जीरो होती है, ये रही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सिर्फ किस में हो रहा है, मेटल में। लेकिन नॉन मेटल की खास बात क्या है, यानी कि डाई इलेक्ट्रिक, नॉन मेटल या इंसुलेटर। हम डाइलेक्ट्रिक बार बार इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि एनसीईआरटी जो वर्ड या बुक्स जो वर्ड यूज कर देती है डाइलेक्ट्रिक करती है। पोलर नॉन पोलर अभी बाद में बताएंगे, इसमें समझिए होता क्या है। इसके बीच में रखा अब हमने इंसुलेटर मटेरियल, इंसुलेटर मतलब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, सेम चीज है, फिर से वही, फिर सेम वही। अप्लाइड को ई नॉट ही नाम बोल रहे हैं, और इसके अंदर यहाँ पॉजिटिव, सॉरी इस तरफ आएंगे नेगेटिव और इस तरफ आएंगे पॉजिटिव, ई आई। अब देखिए प्रॉब्लम क्या होती है, जो नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है, उनके फ्री चार्जेस नहीं होते हैं। मेटल से फ्री चार्जेस बहुत होते हैं, इनमें फ्री चार्जेस नहीं होते हैं। तो नहीं होने का मीनिंग क्या है, तो या इनमें बहुत कम क्वांटिटीज में रहेंगे, या जब हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देंगे तो कुछ जनरेट होंगे, ठीक है, यानी कि पोलराइज हो जाएंगे। पोलराइज का मतलब क्या, सेपरेट आउट हो जाना, एक पॉजिटिव अलग हो जाना, नेगेटिव अलग हो जाना। अब क्या होगा, तो इसकी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होती है, देखो यहां पे मैंने क्या बोला है, मेटल्स में नेट, नेट का मतलब है इनसाइड, ठीक है, कितनी है, जीरो। डाइलेक्ट्रिक्स में क्या होता है उसे समझिए, इसमें होगी ई नॉट माइनस ई आई, जो अप्लाइड, जो उन्होंने क्रिएट करी, इंड्यूस इसमें भी होगी। लेकिन पता होगा क्या, अगर याद रखना नॉन मेटल्स के केस में ये इक्वल नहीं होती, यानी कि जो हम दे रहे हैं, जो बन के आएगी वो ऑलवेज क्या रहेगी, कम होगी। तो कम होने का मतलब क्या हो गया, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल टू जीरो। ये किसमें है, डाइलेक्ट्रिक। अब डाइलेक्ट्रिक्स टू टाइप्स के होते हैं, वो बताएंगे अभी आपको, लेकिन इतना समझ लीजिए कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल टू जीरो और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू जीरो। ये चीज क्लियर हो गई अच्छी तरह से। अब चलिए फिर बात करते हैं पोलर और नॉन पोलर। पोलर और नॉन पोलर किसके टाइप है, इसी के टाइप है, यानी कि जिनमें इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी। अच्छा नोट कर लेना पोज करके, जैसे भी है, इसलिए एक बार स्लाइड हो जाते हैं, या साथ के साथ नोट कर लीजिए। अब देखिए, अब इसे थोड़ा सा बने रहने देते हैं। पोलर, पोलर मॉलिक्यूल कह देते हैं बच्चों इन्हें कभी। पहली चीज तो ये समझिए, पोलर, पोलर वर्ड को समझिए थोड़ा सा, पोलर को रफ कर देते हैं। आप समझ गए हो, पोलर हो गया, नॉन पोलर होगा तो नेट जीरो नहीं होगी, ठीक है। अब पोलर को समझिए और नॉन पोलर को, इतना तो आपको पता लग गया जीरो नहीं होगी, लेकिन इनका भी एक स्पेसिफिक अलग पैटर्न है थोड़ा सा। ओ सॉरी, पोलर लिख दिया है, नॉन पोलर। पोलर मॉलिक्यूल्स, पोल्स, पोलर मॉलिक्यूल से पोल्स याद रखिए, नॉर्थ पोल साउथ पोल अलग अलग होते हैं, एक में थोड़ी होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसके नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस क्या रहेंगे, सेपरेट होंगे। नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस क्या रहेंगे, सेपरेट रहेंगे। इसमें एक ही पॉइंट पे नेगेटिव चार्ज भी होगा और उसी पॉइंट पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज भी होगा। ये मॉलिक्यूल है, तो इसके एग्जांपल आप समझ सकते हो, HCl हो गया, H2 हो गया, ठीक है, CO2 हो गया, ये सारे किसके हैं, पोलर के। इसमें क्या है, O2 ले लीजिए, H2 ले लीजिए, N2 ले लीजिए, मतलब जो गैसेज आ जाती है वो किस में आ जाती है, नॉन पोलर में आ जाती है। एक और चीज कह सकते हो, पोलर मॉलिक्यूल्स हैव ए परमानेंट डाइपोल मूवमेंट। क्या कह सकते हो, हैव, चलिए हैव भी लिख ही देते हैं,
बच्चों डाइपोल मोमेंट फर्स्ट चैप्टर में बता दिया गया अच्छी तरह से, लेकिन फिर भी समझ लीजिएगा। है परमानेंट डाइपोल मोमेंट, इनके पास नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस सेपरेटेड है तो होगा, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस सेपरेटेड नहीं है तो नहीं होगा। तो इसमें क्या लिख देंगे? नॉट हैव डाइपोल मोमेंट, इनके पास नहीं होता। लेकिन आप एक बात समझिएगा बड़े ध्यान से, ये तो हमने बता दिया नहीं होता, इसके पास बता दिया होता है। इसके पास परमानेंट नहीं होता, लेकिन यहाँ क्रिएट करा जाता है। यहाँ क्या करा जाता है? क्रिएट करा जाता है। और क्रिएट कैसे करा जाएगा वो अभी बताते हैं। देखिए चलिए, दो डायग्राम बनानी चाहिए बाय द वे वैसे तो हमें, चलिए छोटे छोटे बना देते हैं, ध्यान से समझिएगा। ये नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। क्यों कर रहे हैं ऐसे? देखिए नेगेटिव में पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव के बगल में कौन सा आएगा? नेगेटिव आएगा। यानी कि इनका नेट डाइपोल मोमेंट कितना है? 0 है। अभी कितना है इनका? 0 है। और इसमें देखिए, इसमें कैसे रहेगा? इसमें इस तरह से रहेगा। चलो 4 मॉलिक्यूल, एक ही पॉइंट पे क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव है। एक ही पॉइंट पे क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव। लेकिन इसमें जैसे ही हमने क्या अप्लाई कर दी? इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इस तरफ पॉजिटिव ले आए और इस तरफ नेगेटिव ले आए, तो पता है कैसे अरेंज हो जाएंगे? ध्यान से देखिएगा। पॉजिटिव के बगल में नेगेटिव पॉजिटिव, और इसके बगल में फिर नेगेटिव पॉजिटिव, फिर ये नेगेटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव पॉजिटिव और ये नेगेटिव पॉजिटिव। ये समझ में आई बात? क्योंकि अरेंज हो गए। क्यों अरेंज हुए? पहले बिखरे हुए थे रैंडमली, अब एक स्पेसिफिक पैटर्न में आ गए। तो भाई पॉजिटिव है तो उसके बगल में तो नेगेटिव वाले आएंगे, और बगल उसके बाद साथ वाले क्या आएंगे? पॉजिटिव। तो उसके बगल में क्या आएंगे? नेगेटिव, और फिर पॉजिटिव ही आने हैं तो नेगेटिव पॉजिटिव। बिल्कुल सही बात है। तो अब बताइए इसकी एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट होगी, कैसे होगी? ये हो गया। इसमें क्या होता है? जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, यहाँ स्पेसिफिक अरेंजमेंट नहीं होता। यहाँ क्या होगा? स्प्लिट होंगे थोड़े से, क्योंकि एक ही पॉइंट पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो स्ट्रेच होंगे। क्या होंगे? स्ट्रेच होंगे। तो स्ट्रेच होने का मतलब क्या है? इस तरह से ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, तो ये इसे बोलते हैं पोलराइज्ड। नेगेटिव पॉजिटिव, ये क्या हो रहे हैं? पोलराइज्ड हो रहे हैं। नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। ज्यादा बना दिए, कोई बात नहीं है। इसमें 4 थे, 6 कर दिए, इसमें 5, तो एक को यहां से और ले लिया। नेगेटिव पॉजिटिव, ये चीजें समझ में आई? देखिए इसके अंदर भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगी, इसके अंदर भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगी। वो हमने आपको पहले ही बता दिया। किसमें? डाइइलेक्ट्रिक्स में 0 नहीं होती। तो ये इसी के टाइप्स हैं, तो इसमें भी 0 नहीं होगी और इसमें भी 0 नहीं होगी। इसी के साथ ये तो कंसेप्ट क्लियर होता है। अब देखिए पहले निकाला था आपने, क्या निकाला था? कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। अभी भी निकालोगे कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, लेकिन बीच में क्या होगा? डाइइलेक्ट्रिक्स। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों एक छोटा सा पॉइंट है, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और बताते हैं, क्योंकि ये आपके फर्स्ट चैप्टर में भी है, सेकंड चैप्टर में भी है, और अभी हमने थोड़ा सा पढ़ाया भी है। ठीक है, पहले फर्स्ट चैप्टर का हल्का सा रिवाइंड कराएंगे। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये न्यूमेरिकल डिजिट की बात कर रहे हैं, वो डाइइलेक्ट्रिक की बात नहीं कर रहे, इंसुलेटर वाला नहीं है ये। ठीक है, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये रिप्रेजेंट होता है बच्चों के से, या फिर इसको बोलते हैं ER, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। लॉजिक क्या होता है इसका? रिलेटिव, एक मिनट, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। देखिए इसके अकॉर्डिंग आपने किसमें पढ़ा था? फर्स्ट बुक में, सुन फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया था एक फॉर्मूला डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का। क्या पढ़ा था? F0/FM,
एफ नॉट का मतलब क्या, फ्री स्पेस में दो चार्ज पार्टिकल फोर्स लगना। ये क्या है, देखिए चलो थोड़ा सा और अच्छी तरह से बता देते हैं। Q1 Q2, अभी फोर्स किसके बीच में लग रही है, एयर के बीच में लग रही है, ठीक है। ये किसके बीच में लग रही है, एयर के बीच में। अगर चलिए एयर के बीच में लग रही है तो क्या लिखते हैं, K Q1 Q2, चलो K को भी हटाओ, 1/1 को भी हटाइए, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड R स्क्वायर। सपोज डिस्टेंस कितना है, R स्क्वायर। अब डिवाइडेड बाई, अगर यही चीज एयर की जगह अब किसी मीडियम में होती, या इसके बीच में क्या डाल दिया जाता, मीडियम, तो पता है क्या हो जाता, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन m R स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। देखिए इस टॉपिक को समझने के लिए आपको बच्चों फर्स्ट चैप्टर बहुत आना चाहिए अच्छी तरह से। फ्री स्पेस, EM क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। क्या है ये, मीडियम। और ये तो मैंने आपको बता दिया रिलेटिव। रिलेटिव क्यों, फ्री स्पेस और मीडियम के बीच के रिलेशन। तो बताइए सब कुछ कैंसिल हो रहा होगा, क्या कैंसिल नहीं हो रहा होगा आपका, बस चलिए यहां लिखते हैं K इक्वल टू एफ नॉट अपॉन एफ एम। एक चीज कैंसिल नहीं हो रहेगी, तो ये ऊपर आ गया, सॉरी एप्सिलॉन m, एप्सिलॉन, ये चीज क्लियर हो गई। ये दो फॉर्मूले हो गए किसके, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। क्यों बता रहे हैं हम पुराने वाले फॉर्मूलों को, क्योंकि अभी आपने एक नया फॉर्मूला बनाया है। कौन सा फॉर्मूला बनाया, देखिए अभी हमने कहा था हम अप्लाइड कर रहे हैं कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड, ई नॉट। डाइलेक्ट्रिक के अंदर क्रिएट हो रही है कौन सी, ई आई, और एक कौन सी बच रही है, ई नेट। तो एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, ई नॉट डिवाइडेड बाई ई नेट। ई नेट, नेट का मतलब क्या था, आपको भी ध्यान रखना है, नेट का मीनिंग क्या था, ई नॉट माइनस ई आई इंड्यूस, जो क्रिएट हो रही थी। कुछ बुक्स में बच्चों ई नॉट ई नेट ना लिख के सिंपली क्या लिख देते हैं, ई लिख देते हैं, तो ई नॉट माइनस ई आई ऐसे भी लिख दिया जाता है। तो बात एक ही है, या तो आप ऐसे लिख दीजिए, ई नॉट मतलब याद रखना अप्लाइड, और ई मतलब रिजल्टेंट या नेट। तो देखिए दो फॉर्मूले, डाइलेक्ट्रिक के तीन फॉर्मूले, क्योंकि अब जो ड्राइव होगा एक फॉर्मूला और होगा, तो कितने फॉर्मूले हो जाएंगे, चार। हमने कहा था आपके 6 फॉर्मूले हैं, 2 फर्स्ट चैप्टर, 2 सेकंड चैप्टर, 2 फोर्थ चैप्टर में, तो 6 फॉर्मूले हो जाएंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, और बहुत मेन क्वेश्चन है। चलिए अब आ जाते हैं टॉपिक्स पे, ये नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। मेन बच्चों बस यही है, ध्यान से देखिएगा, रिलेशन आ गई है और इस रिलेशन का यूज भी होगा। अब देखिए इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस, या कैपेसिटर, बात वही है कैपेसिटेंस। समझिए पहले सिंपली एयर में फॉर्मूला क्या आया था, मैं ई नॉट लिख रहा हूं, मतलब एयर थी ना, उसके बीच में कुछ नहीं था, तो आया था आपका ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी, ये फॉर्मूला था। अब देखिए फॉर्मूला होगा चेंज, कैसे चेंज होगा समझिएगा। प्लेट सेम है, चार्जेस भी सेम है, जो इसमें करा था हमने, बस एरिया भी सेम है, लेकिन इसके बीच में पुट है क्या, डाइलेक्ट्रिक मीडियम। क्या है, मीडियम, और उसका डाइलेक्ट्रिक मीडियम की वैल्यू क्या है, के, यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसे क्या बोलते हैं, के। ये चीज क्लियर है। अब देखिए क्या होगा, आपका तो फॉर्मूला सिंपल है, Q अपॉन V, लॉजिक तो बस यही आता है, V मतलब पोटेंशियल, तो निकालिए पोटेंशियल। पोटेंशियल निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए प्रॉब्लम आएगी। अब क्यों प्रॉब्लम आएगी, ये कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज नेट। कौन सी है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। देखिए अप्लाई कितनी कर रहे हैं, ई नॉट, पैदा कितनी हो रही है, ई आई,
हमने कहा था डाइलेक्ट्रिक मीडियम में क्या होगा, यही तो होगा। हमने दी कितनी, देखो अभी हमने सिर्फ फॉर्मूला लिखा है बच्चों और कुछ नहीं लिखा। तो इसको क्या लिख दीजिए, देखिए मैंने कहा था या तो ई नेट लिख दीजिएगा या फिर ई लिख दीजिएगा, बात वही है। लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं लिख रहा, मैं लिख रहा हूं ई एम, मीडियम में है ना, ये किसमें है, मीडियम में है। तो V इक्वल टू ई एम, सॉरी इंटू वहां पे क्या था, नॉट था। इसके फॉर्मूले में V इक्वल टू क्या लिख सकते हो, ई डी, और E किसके लिए लिख सकते हो, फ्री स्पेस। तो फ्री स्पेस के लिए क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। इसके लिए क्या हो गया, M फॉर मीडियम। क्लियर है, दिक्कत मत लीजिएगा, बात वही है, ठीक है ना। कभी आप दिक्कत लेने की बात समझो, ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए, एक ही चीज है। या सिंपली फिर इसको E लिख दीजिए, तीनों चीजें एक है बेटा, बस नेट। इसका मीनिंग चलो इसे ही लिख देते हैं, E इक्वल टू ई, सॉरी नॉट नहीं, क्या बोला था मैंने, ई एम इक्वल टू ई नेट। और ई नॉट मतलब अप्लाइड है, ई नॉट मतलब अप्लाइड है, ई आई मतलब इंड्यूस है, जो इसने क्रिएट करी है। ई एम लिखा, तो भाई अब इलेक्ट्रिक फील्ड ये लगाई है, तो फॉर्मूला क्या होता था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता था। नॉट मतलब फ्री स्पेस था, अब यहाँ तो मीडियम है, तो क्या होगा, ई एम हो जाएगा। क्लियर है ये चीज, तो क्या लिख दिया, ई अपॉन ई नॉट की जगह ई एम इंटू डी लिख दिया। अब इसके फॉर्मूले के बारे में अब आपको पता होना चाहिए, और इसका फॉर्मूला अभी हमने आपको ड्राइव करके बताया, K इक्वल टू एप्सिलॉन एम एप्सिलॉन ई एम डिवाइडेड बाई ई नॉट, यानी कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाई परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो बताइए मीडियम की क्या हो गई, ई एम इक्वल टू के ई नॉट हो गई। तो वैल्यू पुट करिए, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट डी, ये आ गया फॉर्मूला। चलिए अभी और थोड़ा सा, सिग्मा की वैल्यू तो वही रहेगी, क्यू अपॉन ए, चार्जेस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो क्यू अपॉन ए के एप्सिलॉन नॉट और डी, ये आया फॉर्मूला बच्चों, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज और बताऊं, दूसरे तरीके से इसी को ही लाते हैं, दूसरे तरीके से और लिख देता हूं मैं उसी फॉर्मूले से, V इक्वल टू ई अपॉन डी। ई कौन सी है, नेट वाली है। मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला और बताया था, क्या फॉर्मूला बताया था, K इक्वल टू क्या होता है, ये बताया था अभी जस्ट अभी क्लास में, अप्लाइड डिवाइडेड बाय नेट, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय नेट इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नेट। और यहाँ पे नेट मतलब यही मीडियम वाली तो है नेट। देखो मैंने आपको तीनों वर्ड लिखे हैं बच्चों, क्योंकि कुछ भी लिख दिया जाता है कभी भी। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, चलो एम ही लिख लो आप, क्या लिख सकता हूं, डायरेक्ट देखिएगा, और ये डायरेक्ट वाला ज्यादा मजेदार लगेगा आपको। चलो एम लिख लो, मीडियम या नेट लिख लो, बात एक है। क्या हो जाएगा, ई नॉट डिवाइडेड बाई के, ठीक है। अब ई नॉट की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, ई नॉट की बात कर रहे हैं, सिग्मा अपॉन एप्स नॉट नॉट, और के तो के है इंटू डी। और एक और देखिए, सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, क्यू अपॉन ए, क्यू अपॉन ए के एप्सिलॉन नॉट और डी। तो बताइए दोनों तरीकों से क्या आएगा, सेम आएगा। वैसे एक और तरीका है, वो नहीं बताएंगे, ज्यादा कंफ्यूजन में आ जाओगे। तीन पैटर्न होते हैं इसके, देखिए आप इससे कर लीजिए या फिर इससे कर लीजिए, सेम आंसर आना है। इसमें क्या करा, कुछ नहीं करा, ये बच्चों आपके लिए सिंपल फॉर्मूला हो गया। मीडियम था तो मीडियम लिख दिया, याद रख लो नेट वाला कंसेप्ट है ये, इंटू डी। मीडियम के लिए एम हो गया, यहाँ पे हमने बाद में एम की वैल्यू रखी ई एम की, यहाँ पे क्या करा हमने पहले ही उसके कन्वर्ट कर दिया। तो ये दोनों तरीके से है, आप इस तरीके से करिएगा, इस तरीके से सेम आएगा ये। आपको एग्जाम में कोई एक ही करना है। तो अब यहां आ जाइए, क्यू को क्यू लिख दिया, V या तो ये वाला लिख लीजिए, एक ही बात है, क्यू ए के एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे हम लिख रहे हैं एम, एम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि मीडियम का कैपेसिटेंस निकाल रहे हैं। किसका निकाल रहे हैं, मीडियम का निकाल रहे हैं भाई। जब मीडियम का निकाल रहे हैं तो मीडियम, सॉरी मैंने थोड़ा सा गलत करा है, क्यू अपॉन वी है, क्यू सिंपल लिखा, वी की वैल्यू क्या है, क्यू डी,
ऊपर क्या आएगा, ए के एप्सिलॉन नॉट, क्यू से क्यू कैंसिल, सी एम का मतलब क्या है, परमिटिव सॉरी कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर व्हेन मीडियम इज पुट बिटवीन प्लेट्स। तो देखिए के पहले लिख दिया, फिर ए लिखा, एप्सिलॉन नॉट लिखा और डी लिख दिया। तो बताइए अगर हम बीच में कोई मीडियम धर देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, ये बढ़ गया। अब आपको एक फॉर्मूला बताना था मुझे, देखिए कैसे बताते हैं। सिंपली इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, चाहे इसको इससे कर दीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। यानी कि ई एम डिवाइडेड बाई ई नॉट, सॉरी ई गलत बोल दिया, सी एम डिवाइडेड बाई सी नॉट। तो ये तो पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। एक और फॉर्मूला आ गया आपका। एक फॉर्मूला क्या आया था, ई अप्लाई डिवाइडेड बाई ई नेट, ठीक है। एक फॉर्मूला क्या था, फोर्स फ्री स्पेस, फोर्स इन मीडियम। एक फॉर्मूला क्या था, एप्सिलॉन एम एप्सिलॉन नॉट। देखिए 4 फॉर्मूले हो गए के, यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स के कितने फॉर्मूले हो गए आपके, ये 4 फॉर्मूले। ये किसका इफेक्ट निकल गया, जब कैपेसिटेंस निकालेंगे हम कैपेसिटर का, लेकिन क्या करेंगे, डाइलेक्ट्रिक उसमें पुट करेंगे। देखो बच्चे आप इस तरीके से करिएगा वो भी सही है, इस तरीके से करिएगा ये भी सही है, कुछ गलत नहीं है। आपको थोड़ा फील ये वाला सही देगा, क्यों ये वाला सही देगा, भाई फ्री स्पेस था तो फ्री स्पेस, मीडियम है तो एम लिख दिया, नीचे एम, और इसकी वैल्यू आपको ये करनी पड़ेगी। ये सारा कुछ आपके पास है। अब लेकिन किसने कहा है कि कैपेसिटर को हम सॉरी डाइलेक्ट्रिक हम पूरा पूरा पुट करेंगे, कुछ पोर्शन भी तो पुट कर सकते हैं। तो इसे नोट करिए, फिर कुछ पोर्शन की बात करेंगे। जल्दी से नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। देखिए बच्चों अभी भी इफेक्ट ऑफ कैपेसिटर ऑन कैपेसिटर प्लेट ही है, लेकिन समझिएगा इस डेरिवेशन में है क्या, सिंपल पॉइंट। क्या पॉइंट, कि ये है पॉजिटिव प्लेट, ये है आपकी नेगेटिव प्लेट, लेकिन खास चीज ये है इस पे चार्ज Q, इस पे भी चार्ज, सब कुछ सेम है बच्चों AA। लेकिन अब जो डाइलेक्ट्रिक पुट करा गया है उसकी थिकनेस है T, अब वो पूरी का डिफरेंस कितना है D, अब निकालना है आपको। अब जरा खुद बताइए, बाहर इसमें किसमें और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, E नॉट होगी, E नॉट मतलब समझ रहे हो फ्री वाली, इसमें क्या होगी EM वाली होगी, EM मतलब नेट, EM वाली मतलब नेट होगी, जाएगी कुछ इंड्यूस होंगे फिर कैंसिल आउट होगी वो वाली। तो देखिए C इक्वल टू क्यू अपॉन V, फॉर्मूला तो यही है हमारा, फिर से आ जाइए। लेकिन यहां पे पोटेंशियल निकलेगा 2 तरीके से, फ्री स्पेस का अलग निकलेगा, इसका अलग निकलेगा। और पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, तो दोनों को क्या कर दिया जाएगा S। तो बताइए E नॉट कहां कहां पे है, D माइनस T में ही तो है भाई, इसमें है और इसमें है, तो क्या करोगे पूरा ले लीजिए, ये माइनस कर दीजिए, पूरा लीजिए और ये माइनस कर दो। तो इसमें और इसमें क्या है, E नॉट है, फिर EM किसमें है, फ्री स्पेस में, सॉरी डाइलेक्ट्रिक के अंदर है वो, तो कितने मीडियम में है वो, सिर्फ TT में है, इतनी थिकनेस होगी। पहले क्या था पूरे में थी, इसलिए पूरे का मल्टीप्लाई। अब बताइए हो गया कंसर्व, इसका मीनिंग सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है D माइनस T, इसका मीनिंग सॉरी प्लस सिग्मा अपॉन EM यानी कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय सॉरी इनटू T। अब देखिए, अब चलो यहीं से देख लो, सिग्मा अपॉन E नॉट ही लिखा मैंने, D माइनस T ही लिखा, लेकिन आपको अब एक चीज याद रखनी होगी, ये एक रिलेशन थी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स की, EM डिवाइडेड बाय E नॉट इक्वल टू K फॉर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम पुट करा उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, K है। जैसे कि बच्चों वाटर का होता है 81, उसी तरीके से हर एक मटेरियल का होगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन नॉट T, बन गए सेम सेम। तो देखिए ये क्या हो गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट D माइनस T, सिंपल। उसके बाद ओहो इसकी वैल्यू भी पुट कर देते हैं, Q अपॉन A प्लस Q अपॉन A, K एप्सिलॉन नॉट एंड T। आप चाहो तो कुछ कॉमन ले लीजिए, जितना कॉमन निकल रहा है, Q निकल रहा है, A निकल रहा है, एप्सिलॉन नॉट निकल रहा है, और कुछ हो रहा नहीं, तो D माइनस T, यहां क्या बचा प्लस
T अपॉन K। ठीक है, बताइए V निकल गया, पुट कर दीजिए यहाँ पे। C इक्वल टू Q अपॉन, ध्यान से देखना, Q D माइनस T प्लस T अपॉन K, और A एप्सिलॉन नॉट कहां चला गया, ऊपर, इससे ये कैंसिल हो गया। तो अब बच्चों इतना बता दीजिए, फाइनल क्या हो जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई D माइनस T प्लस T अपॉन K, ये बन गया। अब देखिए ये फ्री स्पेस का भी है और मीडियम का भी एक कॉम्बिनेशन वाला हो गया। वैसे एनसीईआरटी में नहीं दिया लेकिन एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट इफेक्ट ऑफ कैपेसिटर, सॉरी इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटर, एक कंप्लीट वाला, एक हाफ पोर्शन का। अगर इसी क्वेश्चन में कहा जाए इस डी की वैल्यू कितनी है, इस टी की वैल्यू कितनी है, dy2, यानी कि आधे स्पेस में, तो यहाँ टी की जगह क्या रख देना, dy2 रख देना। न्यूमेरिकल आएगा तो सिंपल पुट कर देना, आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है पैटर्न को। इसे नोट करिए, इसके साथ इफेक्ट्स आपके सारे खत्म हो गए हैं। अब आते हैं कॉम्बिनेशन पे, जल्दी से नोट कर लीजिए बच्चों। अब कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन का मीनिंग क्या है, कॉम्बिनेशन का सिंपल मीनिंग ये है, जैसे कि आपने पहले पढ़ा था, और पहले क्या पढ़ा था, पहले पढ़ा था आपने रजिस्टर्स इन सीरीज 10 क्लास में, रजिस्टर्स इन पैरेलल। ठीक है, तो वैसे ही कैपेसिटर इन सीरीज, कैपेसिटर इन पैरेलल, फॉर्मूला अपोजिट आएगा। जो फॉर्मूला आता था आपका रजिस्टर्स इन सीरीज का, वो इसमें आएगा कैपेसिटर इन पैरेलल में। इतना याद रखिएगा, मतलब फॉर्मूले एक्सचेंज होंगे। कोई नहीं, देखते जाइए क्या होता है। पहले बात करते हैं कैपेसिटर इन सीरीज। मैं आपसे कह रहा हूं इस डेरिवेशन को करने के लिए 3 ले ले बस, 3 कैपेसिटर ले रहे हैं बच्चों। आप क्या याद रखिए, ये याद रखिए, बस याद रखने के लिए बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कि आपको, क्योंकि आपको ये याद होगा थोड़ा सा। लॉजिक यही यूज करूंगा मैं आपके लिए। V रजिस्टर सीरीज में, इसका मतलब इसका रजिस्टेंस R1, इसका R2, इसके लिए R3, तो इसका क्या है मान लीजिए C1 कैपेसिटेंस, C2 कैपेसिटेंस, C3 कैपेसिटेंस। करंट क्या होता था, सेम होता है सीरीज में, तो सीरीज में यहाँ करंट नहीं होता, यहाँ चार्जेस होते हैं, तो इस पे क्या आएगा, प्लस क्यू। क्यू प्लस क्यू आएगा क्योंकि पॉजिटिव बैटरीज है। इस तरफ क्या आएगा, माइनस क्यू, प्लस क्यू, माइनस क्यू, प्लस क्यू, और देखिए यहाँ क्या आ गया, माइनस क्यू, माइनस है, यानी कि आपने सही डिस्ट्रीब्यूशन करा। क्लियर है ये चीज। अब इसके बाद ये लेता था V1, ये लेता था V2, ये लेता था V3, तो V किसके बराबर होता था, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो सपोज इसने पोटेंशियल लिया V1, इसने लिया V2, इसने लिया V3, कितना पोटेंशियल था, V था बेचारे के पास। बस इस पे ध्यान दीजिए आप, था कितना, V 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, V1 प्लस V2 प्लस V3। देखिए मैंने 3 तक लिए, आप चाहते 4 5 6 7 ले लीजिए, बात पता लग जाएगा आपको फॉर्मूला क्या होगा। ये चीज क्लियर। C इक्वल टू आपको सबको पता होना है Q अपॉन V होता है, तो V इक्वल टू क्या होगा, Q अपॉन C होगा, यही फॉर्मूला यूज होगा। हम निकालेंगे पोटेंशियल अक्रॉस C1, पोटेंशियल अक्रॉस C2, पोटेंशियल अक्रॉस C3, नाम दिया है V1 V2 V3, निकालेंगे और फिर पुट कर देंगे। तो देखिए कैसे होगा, V1 बताइए क्या होगा, Q तो सेम है अपॉन C1, V2 बताइए क्या होगा, Q अपॉन C2, फॉर्मूला दिख रहा है। V3 क्या होगा आपके लिए, पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर 3, क्या होगा, Q अपॉन C3, बस पुट कर दीजिए यहाँ पे। तो क्या हो गया, Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3 एंड V। अब आप क्या करिए, इस पूरे को मान लीजिए एक बॉक्स के अंदर है, किसके अंदर, बॉक्स के अंदर है। ठीक है, मान लिया बॉक्स के अंदर है, और उसका कैपेसिटेंस हमने क्या मान लिया, CS है। S मतलब सीरीज में है, ये तो हमें दिख रहा है, लेकिन मान लेते हैं CS है। CS की वैल्यू निकालेंगे बस हम। बैटरी कितनी दे रहे थे हम, V वोल्ट, चार्जेस कितना है, Q ही है, प्लस का माइनस का Q, पोटेंशियल। अब बताइए एक माना है ना हमने, तो पूरा का पूरा पोटेंशियल इसके अक्रॉस जा रहा है, तो बताइए
तो V इक्वल टू क्या होगा, Q अपॉन C, C की वैल्यू क्या है CS। मतलब इस पूरे कॉम्बिनेशन की वैल्यू को एक नाम दे दिया, और वो नाम क्या दे दिया, CS। ये पोटेंशियल किसमें जा रहा है, पूरे में तो जा रहा है, जैसे हम रेजिस्टेंस में करते थे, सेम वो ही पैटर्न। तो बताइए वैल्यू पुट कर दीजिए, Q अपॉन CS, Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। ओहो Q2 क्यों लिख दिया हमने, ऊपर तो Q है, Q कॉमन लीजिए, कैंसिल आउट करिए। बताइए सीरीज का फॉर्मूला क्या बन गया। और आपको पता है रजिस्टर में ये किसका फॉर्मूला आता था, पैरेलल का। कैपेसिटर में किसका आता है, सीरीज का। न्यूमेरिकल्स बच्चों क्लासरूम में हो जाएंगे सारा कुछ, यहाँ पे चलेगी बस आपकी थ्योरी। क्लियर है, जल्दी से नोट कर लिए इसको। फिर सेकंड लास्ट टॉपिक, सेकंड लास्ट मतलब इसके बाद एक और भी है, कैपेसिटर इन पैरेलल की बात करेंगे। सीरीज की बात होगी, चलिए अब आते हैं हम कैपेसिटर्स इन पैरेलल पे। अब देखिए कैपेसिटर्स, ओहो अब देखिए कैपेसिटर इन पैरेलल, उससे पहले ध्यान दीजिए रजिस्टर्स इन पैरेलल पे। इस तरह से होता था, बस वही पैटर्न। बच्चों हमने ये 10th क्लास के लेक्चर में फिजिक्स में डाल रखे हैं, रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, और बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में भी है ये, ठीक है। जिससे नेक्स्ट चैप्टर है वो भी वीडियो अपलोडेड है ऑलरेडी, तो उसे भी देख सकते हो। बस एक चीज आ रही है ना, कैपेसिटर्स की प्लेट इक्वल होती है, ऐसा नहीं होता छोटा बड़ा, छोटे बड़े पे फिर क्या पता है क्या हो जाता है, बैटरी बन जाती है वो, यानी कि सेल। अब बस यही पैटर्न फॉलो करना है आपको, ज्यादा बड़ा कर दिया कोई बात नहीं। R1, R2, R3 और V, C1, C2, C3 और V। पैरेलल में पता है पोटेंशियल सेम होता है, आपको पता होना चाहिए पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल सेम होता है। लेकिन पैरेलल में आपको ये पता होगा करंट डिफरेंट होता था, इसे I1, इसे I2 और इसे I3 बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे करंट नहीं जाएगा, यहाँ पे जाएगा चार्ज Q1, चार्ज Q2 और चार्ज Q3, ठीक है। यहाँ पे बात किसकी होगी, चार्जेस की। तो बताइए पोटेंशियल तो सेम है, और इसने दिया कितना चार्ज, Q गया बेसिकली, और वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया 3 पार्ट में। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगेगा आपके लिए, यहाँ पे आएगा Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। जो डिफरेंट है ना उसी से डेरिवेशन होगा। वहां पे क्या डिफरेंट था, पोटेंशियल, तो उससे डेरिवेशन हो गया। यहाँ पे क्या डिफरेंट है, चार्जेस, तो उससे डेरिवेशन। अब आप कुछ नहीं और करिए, C इक्वल टू देखिए क्या होता है, Q अपॉन V होता है, तो Q इक्वल टू क्या हो गया, CV हो गया। तो Q1 निकाल रहा हूं मैं, कैपेसिटेंस कितना है C1, पोटेंशियल तो V है, Q2 C2V, Q3 C3V, क्योंकि पोटेंशियल सबका सेम है पैरेलल में। तो बताइए क्या हो गया, C1V प्लस C2V प्लस C3V Q। अब फिर से क्या करा हमने, इस पूरे को एक बॉक्स में मान लिया। क्या कर लिया, एक बॉक्स में मान लिया, और उसके नेम को क्या बोल दिया, CP। पैरेलल है ना इसलिए CP बोल दिया। अब बताइए ध्यान से, V रहेगा, Q नेट रहेगा, तो बताइए इसके लिए फॉर्मूला Q का क्या होगा, CP अपॉन V रहेगा, क्योंकि पूरा का पूरा पोटेंशियल ये ले रहा है, और ये लेने का मतलब क्या, पूरा बॉक्स ले रहा है। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, दिस इज CPV इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3V। V कॉमन लीजिए, कैंसिल आउट कर दीजिए। बताइए CP की वैल्यू क्या होगी, C1 प्लस C2 प्लस C3। आपको पता है ये पैरेलल सीरीज का फॉर्मूला होता था रजिस्टर में, इसमें किसका आया है,
पैरेलल का आया, जस्ट अपोजिट। ड्राइव हमने करके दिखाया, ऐसा नहीं है कि बस ये आएगा। इसी के साथ बच्चों कैपेसिटर्स इन सीरीज खत्म हो जाता है, कैपेसिटर्स इन पैरेलल खत्म होता है। उससे पहले हमने कैपेसिटेंस निकाल लिया और कैपेसिटेंस फिर निकाला दोबारा, किससे? डाइलेक्ट्रिक पुट करके। अब एक टॉपिक रह गया, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। इसे नोट करिए, फिर उससे कराते हैं। देखिए बच्चों, अब इसके बाद देखेंगे हम एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर। यानी कैपेसिटर में जो आपकी एनर्जी है वो कितनी स्टोर होती है। देखिए एनर्जी, आपकी एनर्जी को कभी भी एनर्जी की तरह ट्रीट मत करो, एनर्जी को ट्रीट करो, सॉरी, एनर्जी को ट्रीट करो आप ऐसे वर्क की तरह। वर्क ही क्या होती है? द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो बस मीनिंग, अगर मैंने इस पे 5 जूल वर्क करा तो इसके अंदर कितनी एनर्जी आ गई? 5 जूल आ गई। तो अगर दो कैपेसिटर प्लेट्स हैं, इन पे हम चार्ज लेके आए, एक फॉर्मूला आपने सिंपली पढ़ा है, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो बताइए W इक्वल टू क्या हो जाएगा? V इंटू क्यू। तो मीनिंग जैसे जैसे चार्जेस लेके आएंगे तो वर्क डन कितना होता जाएगा? V इंटू डी क्यू। देखिए अब चार्जेस की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है आपको भी पता है। हाँ, कैपिटल क्यू लिख लीजिए, इसको प्लस में, इसको माइनस में लिख लीजिए, जीरो से लेके कैपिटल क्यू तक जाएंगे। इसलिए हमने अभी यहाँ पे क्या ले लिया? स्मॉल ले लिया है। तो आप कैपिटल ही ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ना है। स्मॉल क्वांटिटी में चार्जेस हम ट्रांसफर करते जाएंगे, वर्क बढ़ता जाएगा। अब एक फॉर्मूला और पढ़ा आपने, C इक्वल टू क्यू अपॉन V। तो V की वैल्यू क्या होगी? Q अपॉन C। C आपको पता है बच्चों, वो चार्जेस पे, पोटेंशियल पे, किसी पे डिपेंड नहीं करता। तो dW क्या हो गया आपके लिए? Q अपॉन C एंड dQ। अब जरा ध्यान से देखिए, इसे करेंगे हम इंटीग्रेट, तो dW का हो जाता है W, 1 अपॉन C आएगा बाहर। C इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी। कांस्टेंट क्वांटिटी का मीनिंग क्या हो जाता है? यानी कि चार्जेस पे, पोटेंशियल पे वो डिपेंड नहीं करता है। तो फिर देखिए ये क्या हो गया आपके लिए? Q dQ। वैल्यू कहां से होगी? जीरो से कैपिटल Q, बात वही है। तो यहाँ पे उसको रखने की भी जरूरत नहीं है जब कैपिटल ही रहेगा। तो इसका एक फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का, क्या होता है? x टू द पावर n dx। तो क्या होता है? x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। तो बताइए यहाँ पे पावर कितनी है? कुछ नहीं है, तो 1 है। तो क्या होगा? W इक्वल टू 1 अपॉन C, दिस इज Q स्क्वायर अपॉन 2। क्या हो गया? Q स्क्वायर अपॉन 2। तो बताइए यही तो एनर्जी है, Q स्क्वायर अपॉन 2C। यही क्या है आपकी एनर्जी। ये चीज क्लियर होगी, एनर्जी स्टोर। लेकिन इस एनर्जी को हम 3 पैटर्न में लिख सकते हैं। देखिए पहला पैटर्न, मैंने Q की वैल्यू पुट करी, Q की वैल्यू क्या हो जाएगी? CV। क्योंकि इसमें वैल्यू पुट करिए बच्चों, किसकी? Q की। तो ध्यान से देखिए U इक्वल टू क्या हो गया? C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन 2C। तो U इक्वल टू क्या हो गया? एक C से कैंसिल, हाफ CV स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला बन गया। एक फॉर्मूला और बनेगा, कौन सा फॉर्मूला बनेगा? अगर आप C की वैल्यू पुट कर दो। किसकी वैल्यू पुट कर दो? C की। C की वैल्यू देखिए क्या होती है? Q अपॉन V। यही तो C की, ओहो थोड़ा सा ऐसा लिख देते हैं, C इक्वल टू यही वैल्यू है। तो देखिए ये पुट करी तो क्या होगा? U इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2, Q नीचे V ऊपर। तो बताइए क्या हो गया? हाफ QV, हाफ QV। एक और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, यानी कि एक बार Q की वैल्यू पुट कर दी, एक बार C की वैल्यू पुट कर दी। C की वैल्यू क्या है? Q अपॉन V। किस में पुट करोगे? इसी में पुट करोगे। तो देखिए Q स्क्वायर 2, Q नीचे V ऊपर, कैंसिल, ये हो गया। ये चीजें सीधे से क्लियर होगी। अब देखिए एक फॉर्मूला और पुट करेंगे, एक बन गया, 2 बन गया, तीसरा बनेगा। और तीसरा आपका बहुत मेन है, पहले ऐसा करिए, इसे नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं। वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो आप। फिर से यही Q स्क्वायर अपॉन 2C। आपको बच्चों एक वैल्यू ये भी तो पता है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D कॉन्फ़िगरेशन पे, ये भी C की वैल्यू पुट करते हैं। तो बताइए Q स्क्वायर अपॉन 2 क्या हो गया? एप्सिलॉन नॉट A, और ऊपर क्या आ गया? D आ गया, ठीक है।
अब सुनिए, ये तो है ही आंसर, लेकिन अब इसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, हमें कुछ और बनाना है। मैंने ऊपर भी a का मल्टीप्लाई करा, नीचे भी a का मल्टीप्लाई करा, तो बताइए क्या हो गया, क्यू स्क्वायर a इंटू डी डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर। ए एक ही था ना, हाँ सही है, ये चीज क्लियर होगी। ये प्राइम के लिए, ओ सॉरी स्क्वायर। तो अब जरा ध्यान से देखिएगा और ध्यान से, Q, चलो पहले ऐसे लिखते हैं 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन A, दोनों स्क्वायर स्क्वायर हैं, और ये इंटू V, V4 क्या है, वॉल्यूम, ओ सॉरी V में आप कुछ और समझ लोगे ना, चलो AD रहने देते हैं, क्योंकि V को पोटेंशियल समझा तो दिक्कत हो जाएगी। तो AD क्या है, वॉल्यूम, कैसे, A क्या था, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ प्लेट, ठीक है, और D क्या था, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट। तो बताइए वॉल्यूम क्या होगा उनका पूरे का, उस स्पेस का, मीनिंग बच्चों ये है प्लेट प्लेट, इसका एरिया A, इसके बीच का डिस्टेंस D, तो बताइए इसके बीच का वॉल्यूम कितना होगा, AD होगा। तो ये जो AD हुआ है, ये AD, तो मैंने लिख दिया प्राइम U अपॉन AD। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि हमने वॉल्यूम से डिवाइड कर दी ना। तो बताइए क्या लिख दोगे इसे, हाफ, और इसको क्या लिख दिया, सिग्मा, सिग्मा स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, मीनिंग ये है हाफ, चलो यही हो गया, आगे क्या लिखें, एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि Q अपॉन ए सिग्मा होता है आपका। इसी के साथ बच्चों टॉपिक भी खत्म होता है, इसी के साथ डेरिवेशंस भी खत्म होता है, और इसी के साथ ये चैप्टर भी खत्म होता है। कुछ रहा हो तो बच्चों माफ करिएगा, बाकी क्लास में पूछ लीजिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए। देखिए बच्चों, छोटी सी एक चीज रह गई है, क्योंकि ये डेरिवेशन आपको ऐसे एनसीईआरटी के फेज से नहीं मिलेगा, फेज से नहीं मिलेगा मतलब बिल्कुल सेम एज इट इज नहीं दिखेगा। तो देखो इसको एज इट इज बना देते हैं। कैसे बनाते हैं, कुछ नहीं करना था, एप्सिलॉन नॉट का ऊपर मल्टीप्लाई, एप्सिलॉन नॉट का नीचे मल्टीप्लाई। तो देखिए इससे क्या हो जाएगा, हाफ सिग्मा स्क्वायर नीचे एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इनटू एप्सिलॉन नॉट। अब इसे क्या लिख सकते हो, हाफ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इनटू एप्सिलॉन नॉट। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है बिटवीन कैपेसिटर प्लेट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसे क्या लिख सकते हैं, इसी के साथ हाफ ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट हो गया। ये गलत नहीं है, बस उसमें आप चाहते थे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के लिए एप्सिलॉन नॉट का मल्टीप्लाई और एप्सिलॉन नॉट का डिवाइड। अब इसके साथ ये कंप्लीट है, अब ये बिल्कुल मिलता है एनसीईआरटी से, तो आप इसे गलत नहीं कहोगे, अदरवाइज को कह सकते थे गलत था। गलत नहीं था वो, सही था, बस एक स्टेप रह गई। चलिए, थैंक यू वंस अगेन।